हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 3 जनवरी का करंट करने वाले हैं। 1 जनवरी से मैंने ये स्टार्ट कर दी है करंट अफेयर्स की क्लासेस। अब ये रेगुलर चालू रहेंगी, दोनों दिनों का नहीं देखा है, देख लीजिएगा। इसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है, प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, जहाँ पर मध्य प्रदेश से संबंधित सभी वैलिड इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, और जहाँ से हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहीं से क्वेश्चन लिए जाते हैं, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे कोई भी व्यापम का एग्ज़ाम हो, तो वहीं से ही क्वेश्चन लिए जाते हैं। जो भी चीज़ चर्चा में रही होती है वहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाता है, तो वही हम करने वाले हैं। पहले हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद में हम चलते चलते स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस विमानतल को कस्टम नोटिफाई एयरपोर्ट घोषित किया है? भोपाल, रीवा, इंदौर या खजुराहो? मध्य प्रदेश में कुल 5 हवाई अड्डे हैं और 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ये याद रखिएगा। अब इसमें पूछ रहे हैं किस विमानतल को कस्टम नोटिफाई एयरपोर्ट घोषित किया है, तो वो किया है इंदौर को। किसको किया गया है? इंदौर हवाई अड्डे को किया गया है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इंदौर विमानतल को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित किया है। इंदौर विमानतल में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो हो रही है वो दुबई के लिए संचालित हो रही है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंदौर किस विमानतल से संचालित हो रही हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दुबई के लिए संचालित हो रही हैं, तो किसके लिए, किस में हो रही हैं? इंदौर जो विमानतल है वहाँ से चालू हो रही हैं दुबई के लिए। इस विमानतल से कार्गो सेवा भी संचालित हो रही है। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से, किस हवाई अड्डे से कार्गो सेवा चालू हुई हैं, तो ये हुई है इंदौर हवाई अड्डे से। यह इंदौर विमानतल से कार्गो सेवा भी संचालित हो रही हैं। इंदौर विमानतल से दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई के लिए विमान सेवाएं संचालित हो रही हैं, ये भी आप याद रखना। ग्वालियर में विमानतल विस्तार के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन जो प्राधिकरण है, उन्होंने लगभग 58 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क प्रदान की है। तो ये सभी फैक्ट याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो हवाई सेवा है वो कब आरंभ हुई थी? तो 26 जुलाई 1948 को आरंभ हुई थी मध्य प्रदेश में हवाई सेवा। ये क्वेश्चन भी याद रखना। और ये किस किस के बीच हुई थी? ये इंदौर से ग्वालियर के बीच हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? इंदौर से ग्वालियर के बीच हुई थी। और ये दुबई के लिए जो फ़्लाइट हुई है, अभी जो हमने पढ़ी है, पहली हुई है दुबई के लिए, जिसके कारण इसको विमानपत्तल को घोषित किया गया है। तो 2019 में दुबई के लिए हुई थी। जो कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित किया है इंदौर विमानतल को, क्यों किया गया है? क्योंकि ये दुबई के लिए भी संचालित करती है अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। ये कब से कर रही है? 2019 से कर रही है। मध्य प्रदेश में कब से हवाई सेवा आरंभ है? 1948 से है। और 1948 में सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक गई थी? इंदौर से ग्वालियर के लिए सबसे पहले गई थी। तो ये याद रखना। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन कब आरंभ हुआ था? 1948 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? इंदौर से ग्वालियर के मध्य हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और वायु परिवहन जो है, परिवहन का सबसे तीव्र माध्यम है, ये भी याद रखना। वर्तमान में अगर आपसे पूछें कि कितने हवाई अड्डे हैं, तो एक सबसे पहला तो है इंदौर, जो कि देवी अहिल्या के नाम से है। भोपाल राजा भोज के नाम से है। इसके बाद एक है जबलपुर में, एक है ग्वालियर में और एक है खजुराहो में। ये 5 हैं टोटल। और 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, 3 घरेलू हवाई अड्डे हैं और 33 हवाई पट्टियां हैं। तीसरे को भी, खजुराहो को भी अंतर्राष्ट्रीय बनाया जा रहा है। तो ये भी याद रखना। आपसे पूछेंगे मध्य प्रदेश में कितनी हवाई पट्टियां हैं, तो मध्य प्रदेश में 3 हवाई पट्टियां हैं। ग्वालियर का जो हवाई अड्डा है वो राजमाता सिंधिया, विजया राजे सिंधिया के नाम से है। खजुराहो के हवाई अड्डे को छत्रसाल के नाम से जाना जाता है। और जबलपुर का जो हवाई अड्डा है उसको डुमना या रानी दुर्गावती हवाई अड्डे के नाम से जाने जाता है। तो ये याद रखना। इसके अलावा जो दमोह में डायमंड सीमेंट फैक्ट्री है, वहाँ पे हवाई पट्टी है। ओरिएंट पेपर मिल में भी, जो शहडोल में है, वहाँ पर भी हवाई पट्टी है। और गैसीम इंडस्ट्रीज़ के नागदा में भी हवाई पट्टी है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन हम क्या पढ़ रहे हैं, किस जिले की हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा?
रीवा, ग्वालियर, जबलपुर या इंदौर, ये उज्जैन, कहाँ की हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो रीवा जिले में एक हवाई पट्टी है, कहाँ पर? रीवा में। तो रीवा में हवाई पट्टी है, उसको हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा, ये याद रखना। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे जो बोइंग जैसे जो बड़े विमान हैं वह उसकी आवाजाही हो सकेगी। मतलब यहाँ पे कौन आ सकेगा? जो बड़े बड़े जो विमान हैं वो यहाँ पे आ सकेंगे। तो याद रखना, कहाँ किसकी हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है? रीवा को विकसित किया जा रहा है। रीवा की जो हवाई पट्टी है उसको हवाई अड्डे के रूप में जो है विकसित किया जा रहा है। रीवा में पूर्वा जलप्रपात है, पियावन धाम है, ये याद रखिएगा। सफ़ेद बाग की सफारी भी रीवा में होती है, सफ़ेद बाग की सवारी। इसके बाद अभी जो रीवा का एक नया ज़िला बना है मऊगंज, यहाँ पर जो बहूती जलप्रपात है रीवा में, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, अब वो मऊगंज में आ गया है। मऊगंज जो मध्य प्रदेश का मऊगंज की घाटी के किनारे। इसके अलावा रीवा की बात करें तो रीवा में एक रानी तालाब भी है, याद रखना। रीवा में और क्या है? रानी तालाब भी है। एक देउर कुठार का मंदिर है। तो रीवा की हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है, इससे बोइंग जैसे बड़े विमान आ जा सकेंगे। रीवा के पास में ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहर मध्य प्रदेश से वायु सेवा से जुड़ पाएंगे। तो ये सभी फैक्ट याद रखना। रीवा के बारे में एक और ये चीज़ें याद रखना था कि देउर कठार का मंदिर कहाँ पर है? रीवा में है। ये प्राचीन बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। चचाई जलप्रपात, क्योटी जलप्रपात, ये भी रीवा में है। चचाई जलप्रपात भी रीवा में है। इसके बाद रीवा का किला भी है। गोविंदगढ़ पैलेस, याद रखना कौन सा? गोविंदगढ़ पैलेस भी रीवा में है। अगला है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत प्रदेश में सस्ती सेवाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये भी आज की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश में सस्ती विमान सेवाएं दी जाएंगी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत। आपसे पूछेंगे किस स्कीम के तहत प्रदेश में सस्ती विमान सेवाएं दी जाएंगी। ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत क्या सस्ता प्रदान किया जाएगा। तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत प्रदेश में सस्ती विमान सेवाएं दी जाएंगी। इसके बाद है रीजनल कनेक्टिविटी योजना में ग्वालियर से बेंगलुरु, कोलकाता, जम्मू तथा हैदराबाद रूट पर विमान सेवा संचालित हो रही है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना। तो अभी जो मैंने 4-5 फैक्ट बताए हैं याद रखिएगा। सबसे पहले कस्टम नोटिफाई एयरपोर्ट किसको घोषित किया है? इंदौर को किया है। यहाँ से दुबई के लिए फ़्लाइट संचालित हो रही हैं। मध्य प्रदेश में हवाई जो सेवा आरंभ हुई थी वो कब हुई थी? 1948 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? इंदौर से ग्वालियर के बीच हुई थी। किस जिले की हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया जा रहा है? रीवा को। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? 5 हैं। और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत क्या दिया जाएगा? सस्ती विमान सेवाएं प्रदान की जाएंगी। फ्रेंड्स, ये प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र है। 12,000 यूनिट वाइज ये टेस्ट बनाए गए हैं। बहुत ही शानदार ये 12,000 MCQ का सेट है और हर यूनिट से लगभग 1,000 प्रश्न लिए गए हैं। साथ में 2,000 करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। ऐसे टोटल 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट के 10,000 प्रश्न, साथ में 2,000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फ्री। तो ये पूरा आपकी प्रीलिम्स में रामबाण साबित होगा। इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है 499 रुपये की है और इसकी हार्ड कॉपी 1399 रुपये की है। जो भी आप लेना चाहें प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट के रूप में आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। साथ में अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, आपके पास नोट्स नहीं है, तो आप हमारे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए ये MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स ले सकते हैं। हैंड रिटन ये बुकलेट हैं, बहुत ही शानदार सरल भाषा में तैयार की गई हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको तैयार किया गया है। टोटल 10 यूनिट हैं, तो ये टोटल 11 बुक हैं, जिसमें एक बुक आपको करंट अफेयर्स की दी जाती है। तो आप ये हमारे प्रीलिम्स के नोट्स के साथ प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। साथ में इसके हम आपको ग्रुप प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर तैयारी कराई जाती है। प्रीलिम्स के लिए क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं P सीरीज़ के नाम से, जिसकी आज पहली वीडियो हो चुकी है। मध्य प्रदेश की गुफाएं नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। उन सभी वीडियोस की PDF भी इन्हीं के साथ जो ग्रुप मिलेगा उसमें दी जा रही है। अगला क्वेश्चन है, महिला 23 वर्ष T20 BCCI टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? अभी आज ही ये रिजल्ट आया है और ये खिताब जीता है हमारे मध्य प्रदेश ने। किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। महिला 23 T20
बीसीसीआई टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। और मध्य प्रदेश ने ये किसको हरा के जीता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश ने इसको दिल्ली को हरा कर जीता है। तो याद रखो, एमराल्ड मध्य प्रदेश का एक एमराल्ड हाइट इंटरनेशनल स्कूल है इंदौर में, वहाँ पर ये खेला गया ये गेम। और इसने मध्य प्रदेश ने दिल्ली को 3 रनों से हरा कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। किसका किसका ये टूर्नामेंट है? बीसीसीआई का टूर्नामेंट है। आपसे पूछें बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। बीसीसीआई मतलब भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड है, और ये सबसे अमीर बोर्डों में से एक है। इसके अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। सचिव इसके जय साहा हैं और पुरुष टीम के कोच राहुल द्रविड़ हैं और महिला टीम के कोच हैं रमेश पवार। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा, बीसीसीआई के संबंध में याद रखना। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। इसके अलावा 1974 में, अभी एक क्वेश्चन आया था, 1974 में भारत का पहला वनडे मैच भी खेला गया था। कितने परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा? हाल ही में एक घोषणा हुई है कैबिनेट में, जिसमें ये बोला गया है कि 1,12,00,000 परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा आगामी वर्षों में। कितने परिवारों को कराया जाएगा? 1,12,00,000 परिवारों को कराया जाएगा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपने आपका नंबर व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए। स्टेटस के थ्रू भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसको आपको हाई लिख कर और सेव इट करके भेजना है, आपका नंबर सेव हो जाएगा। इसके अलावा नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसकी लिंक, और हमारी इंस्टा की भी लिंक मिल जाएगी। आकांक्षा 1957 के नाम से इंस्टाग्राम लिंक आपको मिलेगी। व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगी। जल गुणवत्ता निश्चित करने के लिए जिला स्तर पर 51 और उपखंड स्तर पर 103 प्रमाणीकृत प्रयोगशाला भी स्थापित की गई हैं। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। जिला स्तर पर कितनी? 51, और उपखंड स्तर पर कितनी की गई हैं? 103। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान किसको दिया गया है? तो स्वच्छ, इनको जल महिला भी बोला जाता है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया है अनीता चौधरी को। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान किसको दिया है? अनीता चौधरी को दिया है। भारत सरकार द्वारा बुरहानपुर को देश एवं प्रदेश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया है। और साथ ही हमारी जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने छिंदवाड़ा जिले के जो ग्राम है गढ़मऊ की श्रीमती अनीता चौधरी को स्वच्छ जो सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित भी किया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री 3 जनवरी को जबलपुर में कितने करोड़ रुपए का विकास कार्यों को शुभारंभ करेंगे? आज मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जो हमारी कैबिनेट की पहली बैठक होगी वो जबलपुर से होगी, क्योंकि रानी दुर्गावती को ये समर्पित होगी। रानी दुर्गावती है जबलपुर की, उनको ये जो मीटिंग समर्पित करी है। उनका जो जन्म शताब्दी है, 500वीं जन्म शताब्दी उनकी मनाई जा रही है रानी दुर्गावती की, मोदी जी के नेतृत्व में। तो उन्होंने इसकी जो विकास कार्यों की उन्होंने घोषणा की। 500वीं जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि 2024 ही आ गया है और 1524 में रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था। याद रखना, रानी दुर्गावती का जन्म कब हुआ था? 1524 में हुआ था, और ये 2024 आ गया है। तो 500वीं जन्म शताब्दी हम उनकी मना रहे हैं। 500वीं जन्म शताब्दी में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो उनकी इसी के उपलक्ष्य में कैबिनेट जो बैठक है वो जबलपुर में रखी गई है। और 3 जनवरी को मतलब होगी, आज ये बैठक होगी। 409 करोड़ लागत के भूमि कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। रुपए भी याद रखिएगा कितना? 409.53 करोड़ रुपए। इसके अलावा 100.66 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 308.87 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शाम 5 बजे कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता, मतलब जो मुख्यमंत्री जी हैं वो आज शाम को 5 बजे जबलपुर में इसकी अध्यक्षता करेंगे। यहाँ के आपको बस 2 से 3 फैक्ट याद रखना है। सबसे पहले, पहली कैबिनेट मीटिंग कहाँ हो रही है? जबलपुर में हो रही है। क्यों हो रही है? रानी दुर्गावती को समर्पित हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अभी ये जो वर्ष मनाएंगे हम दुर्गावती का 500वां जन्म शताब्दी वर्ष मनाएंगे। और यहाँ पे भूमि पूजन कितने रुपए का हुआ है? 409 करोड़ रुपए के लागत का हो रहा है।
27वें युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 27वें युवा उत्सव का जो आयोजन हो रहा है वो भोपाल में हो रहा है। नंबर याद रखिएगा 27वें। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। खेल एवं युवा कल्याण के जो संचालक हैं मंत्रालय के, रवि कुमार गुप्ता, उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 27वां युवा उत्सव का आयोजन हो रहा है। और इस बार जो ये आयोजन हो रहा है वो खेल और युवा कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। 2 एवं 3 जनवरी 2024 को रविंद्र भवन में ये किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के सभी संभागों के लगभग 200 प्रतिभागिता कर रहे हैं। युवा उत्सव में भाषण, कहानी लेखन, पोस्टर मेकिंग, फोटोग्राफी, समूह लोकगीत, एकल लोकगीत, समूह लोकनृत्य आदि का आयोजन होगा। तो ये सभी फैक्ट याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस रामसर साइट पर डाटा इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है? सिरपुर तालाब, यशवंत सागर तालाब, भोज तालाब या सांख्य सागर झील? सांख्य सागर झील है, ये शिवपुरी में है। ये चारों ही ऐसे रामसर साइट हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में कुल 4 रामसर साइट हैं। सिरपुर तालाब, राजा भोज तालाब को 2002 में ही घोषित कर दिया था, बाकी के 3 को 2022 में घोषित किया है। तो मध्य प्रदेश में टोटल 4 रामसर साइट हैं और पूरे भारत में 75 रामसर साइट है। रामसर साइट आर्द्र भूमि को कहा जाता है। रामसर जो है ईरान में एक शहर है और जहाँ पर सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसको रामसर साइट कहा जाता है, क्योंकि ये पहला सम्मेलन ईरान के रामसर में हुआ था। और ये भी याद रखना कि इंदौर के सिरपुर तालाब में डाटा इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रामसर साइट बैटलैंड होती हैं। बैटलैंड मतलब आर्द्र भूमि जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है। बैटलैंड के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? रामसर सम्मेलन 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संधि है और ये 1975 से कार्रवाई में या संज्ञान में आया। जुलाई 2023 की बात की जाए तो भारत में कुल 75 रामसर साइट है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है 14, और सबसे उसके बाद जो अगर बात की जाए तो उसके बाद है उत्तर प्रदेश में 10 साइट। सबसे बड़ी रामसर साइट भारत की अगर बात की जाए तो सुंदरवन है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन जो डेल्टा बनाते हैं वो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर का महानिदेशक किसको बनाया गया है? भारतीय प्रबंध संस्थान जिसको IIM कहा जाता है, इसका महानिदेशक किसको बनाया गया है? हिमांशु राय को बनाया गया है और ये लगातार दूसरी बार बने हैं। 5 साल के कार्यकाल समाप्त होने के बाद। IIM की जो स्थापना हुई थी वो 1996 में हुई थी, ये याद रखना। IIM की स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। अब हम फ्रेंड्स चलते चलते क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार चलते चलते क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सबसे पहले ये इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, आकांक्षा 1957 पर। व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा। चलते चलते का पहला प्रश्न है, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पे खोला गया है? भोपाल में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है। साउथ एशिया की पहली क्रिएटिव सिटी कहाँ पर बनेगी? साउथ एशिया की पहली क्रिएटिव सिटी बनेगी ग्वालियर में। सौर ऊर्जा से चलने वाला मध्य प्रदेश का पहला वैक्सीन सेंटर कहाँ पे बन रहा है? तो सौर ऊर्जा से चलने वाला जो पहला वैक्सीन सेंटर बन रहा है वो ग्वालियर में बन रहा है। ऐसा वैक्सीन सेंटर जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलेगा। ग्वालियर में दिव्यांग केंद्र स्थापित किया जा रहा है। मुरैना में DRDO की नवीन अनुसंधान प्रयोगशाला खोली गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DRDO की नवीन अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे खोली गई है? तो DRDO जिसको हम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भी बोलते हैं, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और मुरैना में इसकी नवीन अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जा रही है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा DRDO के बारे में। कहाँ पे खुल रहा है? ये मुरैना में खुल रहा है। इसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछें कि DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है तो ये नई दिल्ली में DRDO का मुख्यालय है। भारत का पहला ग्रामीण ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ पर बन रहा है? तो भारत का पहला ग्रामीण ऑक्सीजन सिलेंडर बन रहा है उज्जैन में। उज्जैन का जो विक्रम विश्वविद्यालय है, विक्रम विश्वविद्यालय
मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय बना? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय कौन बना है? तो उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये विक्रम विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1957 में हुई थी, ये भी याद रखना। उज्जैन में है ये। और विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1957 में विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब आज का प्रश्न आज का डेली मैं आपको एक प्रश्न देती हूँ जिसका आपको मुझे आंसर देना होता है। सभी लोग जिनको मेरे वीडियोस पसंद है वो आंसर ज़रूर दिया कीजिए। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि जजिया कर को किस मुग़ल बादशाह ने समाप्त किया था? ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जजिया कर को किस मुग़ल बादशाह ने समाप्त किया था? दारा शिकोह, औरंगजेब, अकबर या जहांगीर? ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जजिया कर को इनमें से किस मुग़ल बादशाह ने ख़त्म किया था। इसके बाद कल का आंसर देख लेते हैं। कल आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश का गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? तो खंडवा इसका आंसर है। सभी लोगों ने इसका आंसर दिया था। सभी लोगों ने मोस्टली लोगों ने, किसी ने नरसिंहपुर दिया था, बाकी सभी ने इसका आंसर सही दिया था। तो खंडवा और बुरहानपुर दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गांजे का उत्पादन होता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।